आज हम रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर यानी कि आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अब आरएलसी सीरीज सर्किट होता क्या है, इसको मैं आपको एक एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जो कि मैंने www.fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है। इसमें यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टर है, फिर एक ये इंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है, और ये सब के सब अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, जिसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड तसलसल के साथ बदलती है। अब आरएलसी सीरीज सर्किट का मतलब ये है कि रेजिस्टर, ये इंडक्टर और ये जो कैपेसिटर है, ये सीरीज में इस तरह से लगे हुए हैं कि जितना करंट इसमें से बह रहा होगा, असल में उतना ही करंट इस इंडक्टर में से फ्लो करेगा और उतना ही इस कैपेसिटर में से। ये मतलब है आरएलसी सीरीज सर्किट का। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आरएलसी सीरीज सर्किट क्या है? सर्किट इन विच रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम डायग्राम को अगर लेबल करें तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, जो कि चार्ज के फ्लो को रोकती है। फिर यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, और ये इंडक्टेंस अपोज करती है द चेंजेस इन करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में से, जिसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड मुसलसल वक्त के साथ तब्दील हो रहा होगा। तो ये जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस की है, वो असल में उस करंट के चेंज को मुसलसल अपोज कर रही होगी। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर के पास प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस की, और कैपेसिटेंस हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी कि कितना ज़्यादा चार्ज वो एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है उसको असल में हम कैपेसिटेंस कह रहे हैं। अभी जो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आर के साथ। जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एल के साथ। और कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस की है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी के साथ। रेजिस्टेंस ओम में मेजर होती है, इंडक्टेंस हेनरी में, जबकि जो कैपेसिटेंस है वो फैरेड में। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये क्वांटिटीज लिखी हुई हैं और उनके साथ यूनिट्स भी लिख दिए। अब इस सर्किट में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसका जो वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v ऑफ t से, यानी कि टाइम का फंक्शन होगा, यानी कि टाइम के साथ ये वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी और पोलैरिटी भी, यानी कि कभी चार्जेस फ्लो करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से इस सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगा, जिसको हम आई ऑफ टी कह रहे हैं, ये वो अल्टरनेटिंग करंट है जो इस सीरीज सर्किट में फ्लो कर रहा है। और जो करंट इस रजिस्टर में से फ्लो करेगा, वही इस इंडक्टर में से और वही इस कैपेसिटर में से। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम सीरीज में लगे हुए हैं। जितना चार्ज इसमें से पास करेगा, उतना ही इसमें से और उतना ही इसमें से। अब जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, जो कि चार्ज के फ्लो को अपोज करती है, इसी तरह इंडक्टर के बारे में बताता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस की, जो कि बताती है कि कितना अपोज करेगी चेंज इन करंट को। तो रेजिस्टेंस की तरह हम एक और टर्म डिफाइन यहाँ पर करेंगे, जो कि कहलाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि आपको ये बताएगा कि फॉर अ गिवन इंडक्टेंस कितना ज्यादा ये इंडक्टर अपोज करेगा करंट के चेंज को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एक्स एल के साथ। जैसे रेजिस्टेंस को आर के साथ, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, इसको हम एक्स एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होती है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए अगर इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो भी एक्चुअली बढ़ती जाएगी। इसी तरह कैपेसिटर के पास भी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि आपको ये बताती है कि एक गिवन कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटर की कितना ज्यादा ये कैपेसिटर अपोज करेगा अल्टरनेटिंग करंट को, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी के साथ, जो कि बराबर होती है 1/2 पाई एफ सी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हम फिक्स कर दें, तो जो कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाते जाएंगे, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो असल में फिर कम होगी, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। जबकि यहाँ पे जो एफ है, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है एसी सिग्नल की, और यहाँ पर वो जो एसी सिग्नल है वो असल में हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है नंबर ऑफ साइकिल्स जो 1 सेकंड में कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा एक रेजिस्टर के अक्रॉस, एक इंडक्टर के अक्रॉस और एक कैपेसिटर के अक्रॉस,
जब टोटल जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो V ऑफ t हो। तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VR से, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VL से, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा उसको हम VC से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैलकुलेट कैसे होगा, IR से, ओम रजिस्टर के लिए V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह जब आप इंडक्टर की बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो असल में रिप्लेस हो जाएगी आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस से। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जब कैपेसिटर के क्रॉस बात की जाएगी तो वही जो रेजिस्टेंस R है वो असल में रिप्लेस हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ, यानी कि XC के साथ, जो कि ये बताती है कि कैपेसिटर कितना अपोज करेगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जब उसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो। तो जबकि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एक सर्किट के अंदर आपको ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म्स में, क्योंकि आपके पास जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। रजिस्टर के अक्रॉस वो एनर्जी डिसिपेट होती है हीट की फॉर्म में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो फेजर डायग्राम है हमारे पास RLC सीरीज सर्किट के लिए, जो कि हम पहले भी RL RC सर्किट्स के लिए ड्रॉ करके आ चुके हैं, अब हम RLC सीरीज सर्किट के लिए डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम होती है RLC सीरीज सर्किट की वो रिप्रेजेंट करती है फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड करंट, यानी कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहा है इस सर्किट में उनके दरमियान फेज का क्या ताल्लुक है। जबकि फेज हमें बताता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम ऑन अ वेव फॉर्म, यानी कि एक वेव फॉर्म के ऊपर जो पोजीशन है किसी भी टाइम पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें फेज से पता चलती है। जैसे इस एनिमेशन के अंदर, जो कि मैं वही पुरानी एनिमेशन जो आपको पहले दिखाई थी उसी के, अब यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रूमेंट ले आया हूँ जिससे मैं असल में करंट को मेजर कर सकता हूँ और करंट जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो है उसको देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ की बात करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का कर्व एक बन रहा होगा जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, तो डिफरेंट टाइम के लम्हे पर डिफरेंट पोजीशंस होंगी ना, तो ये असल में हमें फेज से पता चलेगी, और वो फेज हम डिग्री और रेडियंस की टर्म्स में बता सकते हैं। तो उस फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले करंट को एज रेफरेंस लेंगे। करंट को रेफरेंस के तौर पर इस वजह से लेंगे क्योंकि आपके पास रेजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, इन सब में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम हो रहा है, इस वजह से हम करंट को एज अ रेफरेंस लेंगे। तो उसको रेफरेंस लेने के तौर पे मैंने यहाँ पर आपके सामने ये एंगल्स मार्क हुए हैं, ले आया हूँ डायग्राम। तो हम क्या करेंगे कि रेफरेंस लाइन हमारे पास 0 डिग्री वाली बनेगी, तो हम फेजर्स को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो करंट है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने करंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया एक लाल तीर के साथ, और वो रेफरेंस लाइन पर है, यानी कि ये है। अब आप इससे पहले पढ़कर आ चुके हैं जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी कि सिर्फ आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर लगा हो तो उसको हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। तो उसमें जो है करंट है वो इन फेज होता है वोल्टेज के साथ, यानी कि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो ये भी असल में रेफरेंस लाइन के ऊपर ही ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं अब उसके ऊपर ही प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये एक्चुअली हमारे पास V आ चुका है। चलिए मैं इसको दोबारा करेक्ट करता हूँ ताकि वो कलर विजिबल हो। तो ये जो ब्लू एरो मैंने ड्रॉ किया ये एक्चुअली करंट का है और ये हमारा रेफरेंस फेजर है, तो इसको मैं यहाँ पे अब लेबल कर लेता हूँ I। तो अब हम वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो वो इसी के ऊपर ही ड्रॉ होगा और उसकी जो एरो की लेंथ है वो असल में I के जो करंट की एरो की लेंथ है उससे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि V किसके इक्वल होता है, तो आपके पास गिवन करंट के लिए जो भी करंट हो जब उससे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी तो वोल्टेज एक्चुअली लार्ज आएगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब है वो ज़्यादा होगा। तो लार्ज मैग्नीट्यूड को हम लार्ज एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट था तो उसमें जो करंट था वो लीड कर रहा था वोल्टेज को 90 डिग्री से। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो रेजिस्टर है उसको हम VR लिख लेते हैं, जो इन फेज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब वोल्टेज, तो चूंकि करंट लीड करता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज को 90 डिग्री से, तो उसका जो फिर हमारे पास फेजर होगा इस रेफरेंस लाइन के लिहाज से वो एक्चुअली इस तरफ नीचे ड्रॉ होगा, तो जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर भी देता हूँ आपके पास। तो जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये एक्चुअली अब आ जाएगा हमारे पास VC, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये असल में क्वांटिटी लीड कर रही होती है। तो अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वोल्टेज एक्चुअली लीड करता है, लेकिन हमारे सिनेरियो में प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 डिग्री से, तो फिर उसका जो फेजर डायग्राम होगा वो असल में इस तरह से ही ड्रॉ होगा इस रेफरेंस के लिहाज से।
जबकि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है जिसमें खाली और खाली एक इंडक्टर लगा होता है, उसमें वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 डिग्री के साथ। तो जब वो वोल्टेज लीड करेगा करंट को 90 डिग्री के साथ, जब हमने करंट को रेफरेंस लिया है, तो वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा इस रेफरेंस लाइन के लिहाज से। तो ये हमारे पास आ जाएगा VL। अभी हम ये एक ऐसा सिनेरियो लेकर चल रहे हैं, मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, जिसमें जो VL है यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है, वो असल में ग्रेटर देन है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर यानी कि VC से। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि VL का जो एरो की लेंथ है वो ज़्यादा है VC से। यह भी मुमकिन है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा हो बानिस्बतन VL के। उस सिनेरियो में इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और इसकी छोटी हो जाएगी। तो मैं एक के लिए सिखाऊंगा, फिर बाकियों के लिए भी उसी तरह ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब हमने ये नेट फेजर डायग्राम तो भी ड्रॉ कर ली, लेकिन अब इसको हम, ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, अब हम इनको ऐड करेंगे तभी हमारे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा उसके बारे में पता चलेगा कि वो करंट से लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है और किस लिहाज से कर रहा है, यानी कि कितने एंगल से लीड या लैग हो रहा है। तो उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम इन 2 वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे जो कि VL और VC वाले हैं, जिसमें मैं आपको पहले ही वाज़ेह कर चुका हूं कि हम एक ऐसा सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो एक्चुअली ज़्यादा है, यानी कि जो VL है वो लार्ज है और जो VC है वो असल में स्मॉल है। तो अब हमने इन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है और वेक्टर्स को ऐड करने का हेड टू टेल रूल है, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक जिस वेक्टर को जिसमें ऐड करना होता है, तो पहले के वेक्टर का जो हेड होता है, जैसे कि आपके पास ये जो VL वेक्टर है, इस पहले वेक्टर के हेड पर हम असल में जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल रखेंगे, यानी कि VC की जो टेल है ना, यानी कि जहाँ से वो शुरू हो रहा है वो रखेंगे। तो उसको रख के मैं बताऊंगा कि इनका ऐड क्या होगा। और फिर आपके पास यहाँ पर ये इसके ऊपर रख दिया मैंने मिसाल के तौर पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होगा जो कि ऐसे हासिल होगा कि पहले की जो टेल है उसके साथ रिजल्टेंट की टेल मिलाई जाएगी और पहले का जो हेड है उसके साथ दूसरे का जो हेड है उसके साथ रिजल्टेंट का हेड मिलाया जाएगा। तो ये हमारे पास असल में आ जाएगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, VL माइनस VC। तो ये VL माइनस VC की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ चुकी है। अब आप कहेंगे ये VL माइनस VC क्यों लिख रहे हैं? इस वजह से क्योंकि अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे जो ऊपर वेक्टर होगा वो पॉजिटिव और इससे बॉटम में नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड ही पॉइंट कर रहे हैं। तो इस वजह से बेहतर अंदाज ये होता है प्लस पहले लिखा जाए, क्योंकि हमने वेक्टर्स को ऐड किया है तो माइनस VC, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये VL VC में ऐड ही हुआ है, लेकिन VC खुद ही पहले से डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा था, तो इस वजह से इसको हम VL माइनस VC भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है इसको हम ऐड करेंगे इस VR के अंदर। तो अब आपके पास यहाँ पर मैं करने के लिए वो करता हूँ कि अब आपके पास आ जाएगा, जो पहला वेक्टर है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वो ये है हमारे पास जो कि VR है, और पहले वेक्टर के अब हमने लिख भी देते हैं इसको, ये VR। अब इस पहले वेक्टर के हेड पर एक्चुअली हमने जो अपना जो नया वेक्टर आया है, जो वेक्टर्स को हासिल करके VL और VC से, उस वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड पर रखनी है, ये रख दी यहाँ पर। तो ये अब आपने जो रिजल्टेंट हासिल करेंगे, जो रिजल्टेंट V होगा, पहले की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल मिलेगी और दूसरे के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड मिलेगा। तो ये वो एंगल जो होगा फाई, ये असल में फेज एंगल होगा और उससे पता चलेगा कि करंट और वोल्टेज में से कौन सी क्वांटिटी लीड और लैग कर रही है। और लीड और लैग करने का मतलब यहाँ पर यह है कि करंट अगर लीड कर रहा है तो इसका मतलब है कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहले गेन कर लेगा बनिस्बतन वोल्टेज के। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये जो ये कलर का एरो है ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है VL माइनस VC को। अब इसी डायग्राम का हम इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि कैसे हम इन तीनों जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे करंट के फ्लो के लिए, वो असल में हम इसी फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर यानी कि RLC सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा।